हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चल रहे हैं जिसमें हमें पढ़ना है पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। तो सिंपल कहोगे कंपाउंड्स, कौन सा कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑफकोर्स कार्बन कहो। कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन हेलोजन, जिसमें एक से ज्यादा हेलोजन होगा, दैट इज कॉल्ड कार्बन कंपाउंड। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, जो हमें पढ़ना है हमने सब कुछ ले रखा है। CH2Cl2 कॉमन नेम याद रखिएगा, मिथाइलिन क्लोराइड। CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, दैट इज क्लोरोफॉर्म। CHI3, इस क्लोरीन के जगह आयोडीन आ गया तो क्लोरोफॉर्म से आइडोफॉर्म बन गया। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl2 F2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज फ्रीऑन 1,2, जो हमें सिलेबस में हमें पढ़ना है। एक और पढ़ना है, दैट इज DDT। ठीक है, इसका नाम बहुत बड़ा है और स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, इसलिए हमें इसे अलग से लिया है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या कहा, व्हाट इज पॉलीहेलोजन, मतलब जिसमें एक से ज्यादा, मोर देन वन हेलोजन अगर लगा होगा जिस कार्बन कंपाउंड में, दैट इज कॉल्ड पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब कहता है CH2Cl2, गौर से देखो यहाँ कितना कार्बन है, एक, और यहाँ पे दो क्लोरीन है। तो एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन कौन होता है, CH4। यहाँ पर से दो हाइड्रोजन हटा के दो क्लोरीन लाया गया है, तो नाम क्या पड़ जाएगा, डाई क्लोरो, एक ही कार्बन है तो मीथेन। आईपीएसी नेम क्लियर हो गया, डाई क्लोरोमीथेन। ये बेटा इसका कॉमन नेम है मिथाइलिन क्लोराइड। तो ये सब बड़ा छोटा छोटा चीज है जिसको आपको लिख के याद करना होगा, क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है। देखो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है ये ENE, ये लोग सोचता है कि अल्कीन हो गया, नहीं, ये तो अल्कीन है लेकिन कॉमन नेम है। कॉमन नेम में ये सब कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो ये सब नाम आपको लिख के याद करने। चलिए इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखोगे तो सिंपल सा है कि CH4 में से हमको हाइड्रोजन हटा करके और दो क्या लगाना है, क्लोरीन, यानी इसका हेलोजिनेशन कराना है, यानी क्लोरीनेशन कराना है। हमको पता है कि ये जो आपका अल्केन है ये इनर्ट होता है, ये जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता क्योंकि इसमें पोलरिटी तो है नहीं। तो होता क्या है, जैसे मान लो क्लोरीनेशन कराना है, तो क्लोरीनेशन कराना है तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि ये इस क्लोरीन पर जब सनलाइट देते हैं तो ये होमोक्लीवेज होता है, और होमोक्लीवेज होने के बाद आपको शायद मैंने बता रखा है कि यहाँ दोनों क्लोरीन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और ये जो फॉर्म बनता है दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। इसको फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। तो ये जो मेरा फ्री रेडिकल बन के तैयार हुआ, अब ये फ्री रेडिकल इस मीथेन के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और क्या कराएगा, हाइड्रोजन और कार्बन के जो बीच का बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, इसका क्लीवेज कराएगा। तो यहां भी क्या होगा, होमोलाइसिस। तो अब क्या होगा कि जो CH3 डॉट फ्री रेडिकल बना होगा, इसके साथ ये क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH3Cl, और यहां पर से क्या निकल जाएगा, मेरा एक HCl निकल गया। कहने का मतलब क्या हुआ, फिर से सुनो। हमने क्या कहा कि ये यहां से जो आपका फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, इस हाइड्रोजन पर से एक हाइड्रोजन हटा करके इस कार्बन का, और क्या बना लिया, CHCl3। लेकिन ये जो रिएक्शन होता है ये अनकंट्रोल्ड होता है, तो इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, ये जो क्लोरीन है इसका अमाउंट हम कम कर देते हैं, यानी एज ए लिमिटिंग रिएक्शन, और ये अच्छा खासा होता है। तो क्या होगा कि ये जितना भी होगा सब रिएक्ट कर जाएगा, तो रिएक्शन मेरा यहीं पे रुका रहेगा। फिर फर्दर हेलोजिनेशन करा, फिर वहां पे क्लोरीन का अमाउंट क्या लो, कम, तो फिर यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन हट करके वहां क्लोरीन लग गया, क्या बन गया, CH2Cl2, क्या बन के तैयार हो गया, मेरा मिथाइलिन क्लोराइड। क्या बना बेटा, मिथाइलिन क्लोराइड। ये अब इसका यूजेस जो जितना एनसीईआरटी कहता है उतना ही, और इसको ढंग से एक बार सुन लो, वीडियो को देख लो, याद हो जाएगा ये क्या होता है। तो ये एक तरह का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जिसको यूज किया था पेंट रिमूवर में, ये पेंट रिमूवर है, ठीक है, और अच्छा खासा ड्रग्स में यूज होता है, प्रोपोलेंट की तरह यूज होता है एरोसोल में, मतलब अच्छा खासा इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। और अगर ये ज्यादा
कंसंट्रेशन में हो तो याद रखना ह्यूमन नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, अच्छा खासा हार्म करता है। इसीलिए जितना भी यूजेस आपके एनसीईआरटी में, देखो बेटा सब नहीं पूछता, और ये सब यूजेस वगैरह शायद ये रेयर कहीं पूछता है, पूछ देगा जैसे इसका नाम क्या है। तो मिथिलीन क्लोराइड, इसको बनाते कैसे हैं, तो आप कह सकते हो ये मैकेनिज्म कौन सा हुआ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब समझते हैं, एक आया और दूसरे को निकाल दिया, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या हुआ, यहाँ से क्लोरीन आया और हाइड्रोजन को निकाल दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कंपाउंड की ओर बढ़ते हैं, CHCl3। कॉमन नेम खूब अच्छे से पता होगा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के विषय में बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे मूवी वगैरह में देखते हो कि किसी कपड़े पे लेकर के नाक पे रख दिया तो आदमी बेहोश हो गया, मतलब ये एक जनरल एनेस्थीसिया है। लेकिन याद रखना ये सेफ नहीं है, हायर डोज में अगर दे दिया जाता है तो डेथ भी हो जाता है। तो आजकल इसको रिप्लेस करके ईथर यूज होता है, लेकिन नाउ डेज बहुत एडवांस हो गया, तो लोकल एनेस्थीसिया यूज किया जाता है, ये सभी यूज नहीं होता। मतलब ये सेफ है, क्लोरोफॉर्म सेफ नहीं है, ईथर सेफ है, क्लोरोफॉर्म सेफ नहीं है। ईथर भी बहुत क्वांटिटी में पड़ जाए तो वो भी सही नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, CHCl3 एक जनरल एनेस्थीसिया की तरह यूज होता है, ठीक है। इसका नाम बोलोगे तो एक ही कार्बन है यानी मीथेन है, 3 क्लोरीन लगा हुआ है तो ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लियर है? अब इसके प्रिपरेशन में आ जाओ, सेम जैसे यहां तक हम लोग पहुंचे थे CHCl2 से, कैसे, बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। फिर वहां पे कंट्रोल हैलोजिनेशन कराओ तो क्या बन जाएगा मेरा, CHCl3। मतलब एक स्टेप और यहां से आगे बढ़ गए तो मेरा बन गया क्या, क्लोरोफॉर्म। क्लियर है? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, छोटा सा टॉपिक है ये। चलिए अब इसके यूजेस में आते हैं। ये एक तरह का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो कि फैट और आयोडीन को सोल्युबलाइज करता है, मतलब नॉन पोलर सब्सटेंस को, चूंकि ये खुद ही नॉन पोलर है तो उसको डिसॉल्व कर सकता है, इसलिए इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये प्रोडक्शन ऑफ फ्रियोन्स, फ्रियोन्स होता क्या है, एक तरह का रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, जिसका एक टाइप है यहाँ पे लिखा हुआ फ्रियोन्स का, उसका प्रोडक्शन में यूज होता है। चूंकि फ्रियोन्स पढ़ना है तो याद रखेंगे। अभी अभी मैंने बताया इसको जनरल एनेस्थीसिया के तौर पे यूज किया जाता है, अभी भी, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट अब ये सेफ नहीं है तो इसको हटा दिया गया। अब कहोगे कि ये क्वेश्चन है आपका कि इसको डार्क बोतल में स्टोर क्यों करते हैं, कि क्लोरोफॉर्म को हम, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये मेरा एक डार्क बोतल है, इसमें क्लोरोफॉर्म लिक्विड CHCl3 डाला हुआ है, आखिर डार्क बोतल में क्यों स्टोर करते हैं, तो ये आपका एक क्वेश्चन है, व्हाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क बोतल। सुनना, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ये स्लो, अगर बाय द वे ये डार्क बोतल में नहीं रहेगा तो लाइट पेनिट्रेट करेगा, तो होता क्या है कि ये लाइट के प्रेजेंस में अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाए तो ये धीरे धीरे ऑक्सीडाइज करने लगता है, और ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेता है, फॉस्फिन गैस। तो मान लो हम इसको एनेस्थीसिया के तौर पे यूज कर रहे थे, और अगर वहां पे ये डार्क बोतल में नहीं रहता तो लाइट और यहाँ जो एयर था उससे वो रिएक्ट करके क्या बना लेगा, COCl2। देखो कैसे, यहाँ क्लोरोफॉर्म है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाइट और ऑक्सीजन के साथ, लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, COCl2। तो ये चीज याद रखिएगा, कार्बोनाइल क्लोराइड फॉस्फिन गैस, पता नहीं कितनी बार PMT का क्वेश्चन है ये, कि क्लोरोफॉर्म, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म ए पॉइजनस गैस इज प्रोड्यूस्ड दैट इज कॉल्ड फॉस्फिन गैस। नाम बोलो, कार्बोनाइल क्लोराइड, फार्मूला बोलो COCl2। इतना चीज याद कर लीजिए, एकदम आपको कहीं भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर से बोलना, हमने क्या क्या कहा, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कौन सा गैस बना, फॉस्फिन गैस, ये पॉइजनस गैस है। नाम बोलो कार्बोनाइल क्लोराइड, फार्मूला बोलो COCl2। क्लियर है? अब तो कहता है इसको स्टोर कैसे करते हैं, स्टोर जो डार्क बोतल में करते हैं, और देखो ये डार्क बोतल है, क्लोरोफॉर्म को हमने स्टोर किया और उसके सरफेस पे 1% ऑफ इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं। कहोगे ये क्यों डाला सर, देखो यहाँ पे कितना भी हम एयर निकालेंगे थोड़ा बहुत यहाँ पे एयर रह जाएगा, तो एयर के कांटेक्ट में तो रहेगा, उसी कांटेक्ट को हटाने के लिए क्लोरोफॉर्म डाल देते हैं। क्लोरोफॉर्म की डेंसिटी कम होती है, तो ये जो ऊपर वाला है, ये इसको दूसरे कलर से दिखा दें, ये जो ऊपर वाला है, ये वाला लेयर,
ये लेयर है आपका कौन, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म क्या करता है कि फर्दर इसको एयर से रिएक्ट नहीं करने देता है, किसको, क्लोरोफॉर्म से। तो क्लोरोफॉर्म इंटैक्ट रहता है प्योर फॉर्म में, वहां पे फॉस्फीन गैस नहीं बनता है। तो ये आपको याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से कौन सा गैस बना, फॉस्फीन गैस, नाम कार्बोनाइल क्लोराइड, फॉर्मूला COCl2, और ये एक तरह का पॉइजनस गैस है। सो ये कौन था मेरा, ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क बॉटल। ये क्वेश्चन है, व्हाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क बॉटल। तो ये इतना तो आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है और ये रिएक्शन लिख दीजिए, जितना भी मार्क्स होगा कंप्लीटली मिलेगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में पूछ देता है कौन सा गैस बना। क्लियर है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब आते हैं आइडोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म कॉमन नेम है। अगर इसका IUPAC नेम देखो तो एक कार्बन के लिए नाम आया मीथेन, 3 आयोडीन है तो ट्राई आइडोमीथेन। क्लियर है, तो यहां बनता कैसे, याद रखोगे कि प्राइमरी अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल, वो हम आगे बताएंगे, आइडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ना है आपको अल्डिहाइड कीटोन में। प्राइमरी अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल, ठीक है, और सेकेंडरी अल्कोहल में कोई भी 2 अल्कानॉल। ये बाद की बात है, बस अभी इतना जानो कि प्राइमरी अल्कोहल में कौन, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल नहीं देता है। मतलब इथाइल अल्कोहल को जब हम आयोडीन के साथ बेस में अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो ये आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस इट एक्ट एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो करता क्या है कि इसको ऑक्सीडाइज करा के, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा के ये अल्डिहाइड बना लेता है, अल्डिहाइड बना लेता है। इसीलिए हमने कहा इसे हम अल्डिहाइड कीटोन विथ मैकेनिज्म पढ़ेंगे। फिर क्या होता है अल्डिहाइड में से, गौर से देखो कि ये जो कार्बन है, ये वाला, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर, एक कार्बन पर देखो तो 3 आयोडीन लग गया, ये क्या बन गया मेरा, आइडोफॉर्म। क्या बना, आइडोफॉर्म। ये एक येलो प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो येलो प्रेसिपिटेट का बनना ये प्रूफ करता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है। तो ये बाद की बात कि आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है वो बाद की बात। अभी बस इतना जानो कि व्हाट इज आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या हुआ, जब हम इथाइल अल्कोहल को, यहाँ नाम क्लियर कर देना चाहिए था, इथाइल अल्कोहल को आयोडीन के साथ बेस में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो आइडोफॉर्म बनता है। व्हाट इज आइडोफॉर्म, CHI3 एक तरह का येलो प्रेसिपिटेट होता है जिसका ऑर्डर मतलब स्मेल अच्छा नहीं होता है। और जो पार्ट बच गया था, जो पार्ट आपका बच गया था, जैसे यहां मान लो ये पार्ट जो आपका बच जाएगा अल्डिहाइड का, वो चला जाता है कहां पे, एसिड में। और यहाँ जो कि बेस था, एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बना लेता है, साल्ट। तो ये हुआ एक कहते हैं ना प्राइमरी डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो बट इतना अभी आपको नहीं जानना है, बस इतना जानना है व्हाट इज आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो इतना याद रखोगे, व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस then it forms iodoform. What is iodoform, CHI3 which color is yellow, जिसका कलर येलो प्रेसिपिटेट होता है। साइड में क्या बना इसको अभी आप छोड़ दो, एक बार लिख लोगे कि साल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। अब इस आइडोफॉर्म का यूज देखो, ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, सबसे ज्यादा इसका यूजेस है आइडोफॉर्म का। जैसे आजकल देखते होगे कि जो एंटीसेप्टिक होता है उसमें देखना जब किसी भी कंपोजिशन में, वहां जरूर आपको आइडोफॉर्म का कंपोजिशन रहता है। किस कारण से, तो ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। फ्री आयोडीन का लिबरेशन होता है, नॉट आइडोफॉर्म इटसेल्फ। आइडोफॉर्म इटसेल्फ अपने ही एंटीसेप्टिक नहीं है, वहां से जो फ्री आयोडीन निकलता है ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। बेटा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये आपके एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। फिर से देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये खुद ही एक एंटीसेप्टिक नहीं होता। एंटीसेप्टिक का प्रॉपर्टी किसके कारण होता है, फ्री आयोडीन के कारण। कैसे होता है सुनो, जनरली कोई भी लोशन को आप देखोगे तो लोशन आपको वो क्या होता है, पानी में रहता है, मतलब लिक्विड में सॉल्वेंट बना दिया जाता है, उसको हल्का सा हीट करोगे, या फिर ऐसे भी सोचो कि ये आपको आइडोफॉर्म दिया गया है पानी के साथ मिक्स करके, तो जब आप बॉडी पे लगाओगे तो बॉडी के टेम्परेचर के आने के कारण ये टूटता है। ये कैसे टूटता है, ये कार्बन चला गया आपका किसमें, CO2, सॉरी ये कार्बन आपका चला गया CO2 में, ये वाला कार्बन निकल गया CO2 की तरह,
हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करके अपना बिल्कुल अलग गैस के फॉर्म में निकल गया। अब यहां से जो ये जो फ्री आयोडीन बचता है, यही फ्री आयोडीन एक्ट करता है किसकी तरह, एंटीसेप्टिक की तरह। तो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है आयोडोफॉर्म में, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी किसका, एंटीसेप्टिक की तरह। लेकिन एंटीसेप्टिक किसके कारण, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन नॉट आयोडोफॉर्म इटसेल्फ। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, तो इसीलिए मैंने कहा कि एक बार ये पूछा गया है और इसे ढंग से कीजिए, इसे ढंग से कीजिए, याद हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब है मेरा CCl4, मतलब 4 क्लोरीन है, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, या इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, ये कॉमन नेम हो गया। और ये है टेट्राक्लोरोमीथेन, मीथेन एक कार्बन के लिए मीथेन, 4 क्लोरीन लगा हुआ तो टेट्राक्लोरो, ठीक। चलिए इसका प्रिपरेशन, जैसे अभी हमने आपको कहा था कि क्लोरोफॉर्म तक बना लिए थे, कहां से, मीथेन से। एक बार क्लोरीनेशन कराया CHCl3, दूसरा क्लोरीनेशन हुआ CH2Cl2, तीसरा हुआ CHCl3, फर्दर होगा तो CCl4। तो क्या करो, यहाँ पे आप एक्सेस क्लोरीन डाल दो, ठीक है, और इसको रिएक्ट होने दो, वो आपको फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CCl4, ताकि सारा का सारा ये खत्म हो जाएगा, खत्म होकर के फाइनल प्रोडक्ट बना देगा कौन, CCl4। चलिए अब इसका यूज कहता है इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट, मतलब वही जो फ्रीजर वगैरह में यूज होता है, एसी में यूज होता है। फॉर द सिंथेसिस ऑफ CCl2F2, दिस इज फ्रियोन्स, जस्ट अभी पढ़ना है हमें फ्रियोन्स। ये एक तरह का नॉन पोलर सॉल्वेंट है। व्हाई नॉन पोलर, यहां गौर से देखो, ये एक्चुअल में CCl4 है, होता क्या है, यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, इसका म्यू का वैल्यू 0 होता है, नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, तो ये एक तरह का नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली, अल्कोहल वगैरह को छोड़ दो, कैसा होता है, नॉन पोलर, इसीलिए एक अच्छा सॉल्वेंट है जिसको इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। यहां देखना, ये बहुत बड़ा चीज है, फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर का मतलब समझो, वो जो देखते हो आप कहीं पे बड़े बड़े हॉल में रेड कलर का एक टैंक लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है फायर, तो ये जो वहां जो उसमें जो गैस भरा रहता है दैट इज CCl4, या पाउडर के फॉर्म में, एक्चुअल में सॉलिड रहता है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है, तो पाउडर के फॉर्म में रहता है, और इसको गैस के साथ मिक्स किया जाता है, और वही जो है वही क्या काम करता है, एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग अगर लग जाए उस पर स्प्रे कर दो तो होता क्या, ये एक लेयर बना देता है, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट काट देता है, तो फायर अगर ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगी। इस तरह से इसका बहुत बड़ा यूज है, कौन है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह, दैट इज CCl4। नेक्स्ट आइए, ये जब रिलीज होता है तो होता क्या है, ये डिप्लीशन कर सकता है किसमें, ओजोन लेयर में। ओजोन लेयर में आपको पता है कि ओजोन क्या है, O3, और ये जब टूटता है तो O2 और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल में टूट जाता है, तो इसके कारण इसके फ्री रेडिकल, यहाँ से फ्री रेडिकल जो जनरेट होता है, ये फ्री रेडिकल स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर के ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का काम करता है। तो सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। CCl2F2 या CF2Cl2 जैसे भी लिखो, नाम देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियोन्स। तो आपको यही लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, फ्रियोन्स। तो फ्रियोन्स है क्या, फ्रियोन्स क्या है, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड, यहाँ देखो क्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है, किसका, मीथेन और इथेन का भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपके इसमें केवल कार्बन है तो ये एक कार्बन तो कह देना मीथेन, मीथेन के साथ साथ इथेन का भी जो कंपाउंड है उसका जो क्लासिफिकेशन, उसको भी हम क्या करते हैं, फ्रियोन्स। तो फ्रियोन्स एक पूरा का पूरा एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, किसका, मीथेन और इथेन में जब क्लोरोफ्लोरो दोनों लगा रहता है देन इट इज कॉल्ड फ्रियोन्स। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, फ्रियोन 11 CFCl3, फ्रियोन 12 CF2Cl2। कहोगे सर ये नाम कैसे पड़ा, ये वाला आपके एनसीईआरटी में ये मेंशन है, फ्रियोन 12 ये मेंशन है, तो कहोगे कि सर ये 12 और ये 11 क्यों है। यहाँ देखो, यहाँ कितना कार्बन है, एक सिंगल कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए ये 1 आया, इतना तो हमें पता हुआ कि ये फ्रियोन है, क्यों,
दिस इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन। एक कार्बन इसलिए 1 आया। और गौर से देखो यहाँ पे दो दो फ्लोरीन लगा हुआ, मतलब 2 फ्लोरीन है 2 क्लोरीन है, मतलब हैलोजन 2 है। तो 2 हैलोजन है तो दिस इज कॉल्ड। यहां पे गौर से देखो हैलोजन 2 है लेकिन एक हैलोजन 1 है, एक ही है, कार्बन एक ही है, तो 1 1 मतलब एक कोई हैलोजन होगा, बाकी सब सेटिस्फाइड दूसरा हैलोजन कर रहा हो। तो एक हैलोजन, एक तरह का हैलोजन जब एक ही रहेगा तो 1 1 है, एक कार्बन पे एक, यहाँ एक कार्बन पे गौर से देखो 2 2 है, तो यहाँ पे नाम पड़ा 1 2। ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। मान लीजिए कहीं कह दिया कहीं CF3Cl दे दिया, तो इसका 1 3 नाम नहीं पड़ेगा, इसका भी नाम अभी 1 1 होगा। क्यों 1 1? क्योंकि एक जो हैलोजन है वो 1 ही है। अरे वो यही वाला ना केस है, यही वाला ना केस है, तो इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। चलिए फिर से बोलिए, ये तो फ्रियोन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1 कहने का मतलब एक कार्बन और 2 कहने का मतलब ये जो हैलोजन है ये कितना कितना है, 2 2 है। यही आपको एनसीईआरटी में मेंशन है। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका प्रिपरेशन तो सिंपल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो हमने आपको पढ़ाया था कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्रियोन्स में यूज होता है। इसको आप HF से रिएक्ट करा दो, तो 2 HF क्या करेगा, यहाँ पे 2 फ्लोरीन छोड़ेगा और यहाँ से 2 क्लोरीन निकाल लेगा, तो क्या बन जाएगा CF2Cl2। दिस इज फ्रियोन 1 2। क्लियर है? इसको रेफ्रिजरेंट की तरह AC और रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। ये भी ओजोन लेयर के बैलेंस को अपसेट करता है। कैसे? फिर वही होगा, ये जो फ्री रेडिकल यहाँ से जनरेट करेगा, O3 को जाके तोड़ेगा तो क्या होगा, ये ओजोन का लेयर का डिप्लीशन होता है, मतलब वो धीरे धीरे टूटने लगता है, तो उसका जो थिकनेस है वो घट जाता है। सो दिस इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। दिस इज कहा जाता है कि ओजोन में होल हो गया। देखो बेटा, छेद नहीं हो गया, पहले उसका जो थिकनेस था वो मोटा था, वो धीरे धीरे कम हो गया, इसी को ओजोन होल के नाम से जाना जाता है, जो कि सुनते होंगे ओजोन का लेयर में डिप्लीशन हुआ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आ गए हम लोग लास्ट स्लाइड पे, दैट इज DDT। तो यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है। क्यों लिखा है एक एक करके मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो जब आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ दो, ये क्या है मेरा, दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। और आपको पता होगा कि जैसे कोई बेंजीन है, बेंजीन में से जब एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, यहां से मान लो एक हाइड्रोजन हटा हुआ है, दिस इज नोन एज फिनाइल, नॉट बेंजाइल, दिस इज नोन एज फिनाइल। ये मेरा फिनाइल ग्रुप है। अब देखो यहां क्या हुआ, इसको 2 क्लोरोबेंजीन को, ये मेरा 2 मोल है, इसको हमने रिएक्ट करा दिया क्लोरल से। व्हाट इज क्लोरल? CCl3CHO, मतलब यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है एक कार्बन पे, और एक कार्बन पे 3 क्लोरीन लगा हुआ है। तो क्लोरल का फॉर्मूला एक बार लिख के याद करोगे, CCl3CHO, दिस इज क्लोरल। इसको जब हम रिएक्ट करा दें 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन से, तो देखो क्या हुआ, यहाँ का H और ये O, क्या निकल गया मेरा, H2O। क्या निकला? H2O। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब एक एक करके देखना। क्या देखो, ये कितना कार्बन है, 2, वही 2 कार्बन यहाँ आया। यहाँ देखना, ये जो 2 कार्बन है वो यहाँ से है, ठीक है। यहाँ पे 3 क्लोरीन है, ये वाला 1 2 3, यहाँ भी 3 क्लोरीन, 1 2 3 है। अब यहाँ जो 2 बॉन्ड था ऑक्सीजन का जो टूटा, तो एक बॉन्ड जुड़ गया इस फिनाइल पे, एक गया इस फिनाइल गया। अब बोलो, इसके रेस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है, ये दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पारा, तो नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम लिखना है, दिस इज कॉल्ड DDT। तो नाम क्या पड़ेगा, पारा, ये वाला पारा पोजीशन पे है, तो इसका भी नाम दोगे तो क्या लिखोगे, चूंकि दूसरा आ गया तो पारा डैश कर दो, पारा कॉमा पारा डैश, चूंकि 2 बार आ गया, डाई क्लोरो, 2 बार फिनाइल, डाई फिनाइल, ये 3 क्लोरीन, ट्राई क्लोरो इथेन, DDT। फिर से नाम सुनना, डी से, मैं कलर बदलू, डी से डाई क्लोरो,
फिर डी से डाइफेनाइल और टी से ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी का नाम आज के बाद याद हो जाना चाहिए। डी से बोलो डाइक्लोरो, फिर ये डी से डाइफेनाइल और टी से ट्राइक्लोरोइथेन। ये जो क्लोरीन था, ये वाला क्लोरीन जो फिनाइल ग्रुप पे लगा हुआ, कहां पे? पारा पे, इसलिए पारा पारा डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। चलो फिर से एक बार बोलोगे मेरे साथ, कैसे बना? जब हम 2 मोल किसका? क्लोरोबेंजीन का किससे रिएक्ट कराते हैं? क्लोरल से। कौन सा रिएक्शन हुआ? कंडेंसेशन, मतलब ये कंडेंस कर गया। 2 चीज जब रिएक्ट करता है, एक छोटा सा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन में गौर से देखो, ये मेरा 2 कार्बन वाला है, तो 2 कार्बन का नाम क्या होगा? इथेन। ठीक है, एक कार्बन पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे ये जो एक्चुअल में है, दिस इज क्लोरोफेनाइल। 2 बार आ गया तो क्या लिखाएगा? पारा पारा, क्लोरीन का पोजीशन दिखा दिए, डाइक्लोरो डाइफेनाइल आ गया। और यहाँ पे क्या लगा हुआ? 3 क्लोरीन, कहाँ पे? इथेन पे, तो ट्राइक्लोरोइथेन। शायद नाम समझ में आ गया होगा, तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं करना। डी से बोलो डाइक्लोरो, फिर डी से बोलो डाइफेनाइल, टी से बोलो ट्राइक्लोरो, और ये किस पे था? बैकबोन था मेरा, इथेन। ये नाम आज के बाद गलती नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहता है ये फर्स्ट ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड था। देखो, इसको लैब में बनाया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहला इंसेक्टिसाइड था जो 1873 में यूज हुआ था। जैसे आज भी देखते हो कि हमारे कंट्री में यूज होता है कि मलेरिया और डेंगू का भी जैसे समय आ रहा है, तो होता क्या है कि देखोगे नगर निगम वाले आते हैं, पाउडर छिड़क के चले जाते हैं, तो वो ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ ये रहता है क्या? डीडीटी। जबकि एडवांस कंट्री में इसको बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया? एनसीईआरटी में टर्म मेंशन है, वो हम आपको जिक्र करेंगे। तो पहले सुन लो, इसका डिस्कवर था पॉल मुलर, जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज मिला था 1948 में। क्योंकि देखो, मलेरिया उस समय बहुत बड़ा चीज था, वो एक तरह से महामारी की तरह उस वक्त आता था। तो होता क्या था कि ये महामारी को कंट्रोल करने का काम किया, तो शुरू में तो बहुत अच्छा, चलो बहुत ज्यादा इसको रैंडमली अप्लाई किया गया। बट बाद में देखा गया कि जब ये, जैसे मान लो कोई पॉन्ड है, इसके चारों तरफ डीडीटी, तो डीडीटी में क्या होगा कि वो पानी के साथ इस पॉन्ड में आके जमा हो गया। तो इस पॉन्ड में जमा हो गया तो क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले छोटा छोटा जू फाइटोप्लैंक्टन्स, मतलब जो पौधा होगा उसमें जाएगा। उसके बाद उसके फिश में आ गया। फिश से ये क्या हो गया कि ये नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, जैसे मान लो फिश को ह्यूमन खाया या फिर मान लो बर्ड्स खाया, तो उसमें चला गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, और ये ह्यूमन और बर्ड में जाके होता क्या था, ये फैट सॉल्युबल था। क्या था? फैट सॉल्युबल, स्टेबल कंपाउंड बना लेता था, तो हमारे बॉडी में हुआ कि स्टोर हो जाता था। और चूंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल था, इसका डिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं था। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, बाद में पता चला ये तो कार्सिनोजेनिक है। और कार्सिनोजेनिक ही नहीं, जैसे जो जिसको चील कहते हो, इसकी संख्या कंप्लीट 1973 आते आते देखा गया कि यूएस में कंप्लीटली उस चील और गिद्ध का संख्या कंप्लीटली खत्म हो गया। कंप्लीटली मतलब रेयर से इंडेंजर्ड स्पीसीज में वो चला गया। तो जिसके कारण पता किया गया ये हो किसके कारण रहा, तो यही डीडीटी के कारण हो रहा था। क्यों? तो ये टर्म सुनो, ये क्या था? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये इसका डिग्रेडेशन बैक्टीरिया वगैरह के थ्रू नहीं होता था। तो वो क्या करता था कि पानी में से कहाँ चला गया? फिश वगैरह में। फिश को जैसे ह्यूमन खाया, बर्ड्स खाया, तो उसमें चला गया। और जब बर्ड्स एग जो देता था, खासकर वो ईगल वगैरह, वो इमैच्योर्ड स्टेट में ही टूट जाता था, बच्चे उसके मर जाते थे, जिसके कारण उसका धीरे धीरे संख्या घटने लगा। किस कारण से? बायोडिग्रेडेबल होने के, नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण ये बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं हो सकता था, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया। बट इंडिया में ये आज भी चालू है, इसका यूज अभी भी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स खत्म हो गया। और आपके सिलेबस में जितना भी है,
मतलब इस चैप्टर में अल्काइल हैलाइड कह लो या हैलो अल्कीन कह लो, इसका मैंने एक एक चीज आपके एनसीईआरटी का टर्म क्लियर कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, दो क्लास इसका क्वेश्चन कन्वर्जन कराने की कोशिश करूंगा, और बेटा वो मैं लिख के कराऊंगा, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा, लिख के कराऊंगा, पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा और लिख के कीजिएगा, लिख के मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत काम देगा। चलो, ओके, थैंक यू। ओके, वेयर इज दैट?